अस्सलाम वालेकुम, बॉलीवुड हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। ये सब भी बुलेटिन का हिस्सा होगा, लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। 24 घंटों में मजीद 3659 अफराद वबा का शिकार हो गए हैं। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.43% रही। वायरस ने एक ही रोज में 20 अफराद की जान ले ली। मुल्क भर में कोरोना के फाल केसेस की मजमूई तादाद 33,070 हो गई है। कोरोना से मजमूई अमवात 13,863 हो गई हैं। आपको आगाह कर रहे हैं कि मुल्क भर में कोरोना की तीसरी लहर के वार शदीद होते जा रहे हैं। मुल्क भर में 3,600 से ज़ायद अफराद कोरोना का शिकार हो गए। जबकि आपको ये भी बताएं कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो कुछ यूँ है कि NCOC की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि लोगों को SOPs की पाबंदी का ख्याल रखना चाहिए और इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से वाज़े अहकामात जारी किए जाएँ। कोरोना से अमवात की कुल तादाद 13,000 से बढ़ गई है। जबकि अगर गुज़िश्ता रोज़ की बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज़ भी 40 से ज़ायद अमवात रिपोर्ट हुई हैं। आगे बढ़ें और आपको ये बताएं कि मुल्क भर में कातिल कोरोना के वार जारी हैं। वायरस से मुतासरीन की तादाद में इजाफा होने लगा है। विफाकी दारुल हुकूमत में एहतियाती तदाबीर की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन हुआ। 30 रेस्टोरेंट्स को सील कर दिया गया। 660 दुकानों को बंद करवा दिया गया। 2 मार्केटों को भी बंद करवा दिया गया। 52 स्कूल्स और 28 मसाजिद का मुआयना किया गया। अपडेट कर रहे हैं आपको। कोरोना के वार मुसलसल जारी हैं पाकिस्तान भर में और वायरस से मुतासरीन की तादाद में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की वहां पर बात की जाए तो एहतियाती तदाबीर की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन का सिलसिला भी जारी है। और नाजरीन, मुल्क में हर तरफ कोरोना का खौफ है। जानलेवा वबा की दहशत है। तीसरी लहर तेजी से बढ़ने लगी है। बड़ा खतरा बता रही है। बेकाबू कोरोना को कंट्रोल करने के लिए बड़े फैसले का वक्त आ गया है। केसेस और अमवात बढ़ने से सूरत हाल तशवीशनाक होती जा रही है। NCOC का अहम इजलास आज होगा। बड़े फैसले मुतवक्के हैं। स्मार्ट लॉकडाउन में इजाफे का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है, जबकि मुतासरा इलाकों को रेड जोन में रखने पर गौर किया जाएगा। इस्लामाबाद में दफा 188 लगाने की भी तजवीज़ पेश की जाएगी। शहर इक़्तिदार में कोरोना SOPs पर अमल ना करने वाले दुकानदारों को गिरफ्तार किया जा सकेगा। कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफे के बाद पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने मुल्क भर में मुकम्मल लॉकडाउन का मुतालबा कर दिया है। PMA लाहौर और दीगर तंजीमों ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत फौरी तौर पर मुल्क खास तौर पर पंजाब में हंगामी हालात नाफिज करे। प्रोफेसर हसन निजामी और दीगर रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुल्क में मुकम्मल लॉकडाउन के साथ अवाम को वैक्सीन की फराहमी यकीनी बनाई जाए। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 10% से ज्यादा हो गई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत वैक्सीन की फराहमी में मुजरिमाना गफलत की मुर्तकिब हुई है। जिम्मेदार ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते से आपके तवज्जो से शोबा तिब इंसानी हकूक से ताल्लुक़ रखने वाली तमाम तंजीमें आलमी सतह पर कोरोना से निमर्द आजमा होने के लिए मुरवजा कानून पर अमल पैरा होते हुए मुतालबा करते हैं कि हुकूमत फिलफौर मुल्की सतह पर और बिलखसूस पंजाब में, जो पंजाब के अंदर इस वक्त स्टेटस जा रहा है, हंगामी हालत का निफाज करे। मेडिकल एमरजेंसी, हेल्थ एमरजेंसी का निफाज किया जाए। हम आपके तवज्जो से हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस चेन को तोड़ने के लिए पूरे मुल्क के अंदर बाकायदा तौर पे लॉकडाउन का निफाज किया जाए, बंद किया जाए मुल्क को कम से कम 15 दिनों की। ये चेन बढ़ती जा रही है, इसके अंदर हम ब्रेक लेके आ सकें। और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंडस हॉस्पिटल के बानी हैं डॉक्टर अब्दुल बारी। बहुत शुक्रिया बारी साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से हमने देखा है कि पाकिस्तान में कोरोना केसेस में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। क्या समझते हैं, मुकम्मल लॉकडाउन की इस वक्त जरूरत है? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका। मुकम्मल लॉकडाउन कोई भी चीज जो भी करें सर, उसकी इम्प्लीमेंटेशन पूरी चीज होनी चाहिए। चाहे स्मार्ट लॉकडाउन करें, ये करें। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम कर तो देते हैं लेकिन ना आवाम उसके ऊपर अमल करती है और ना इम्प्लीमेंटर जो है ना, उसको शुरू में तो बहुत तेजी से उसके ऊपर काम हो रहा होता है, लेकिन फिर उसके बाद जो है ना वो एक कंप्लेसेंसी आ जाती है। इसको बड़ा सीरियसली लेना होगा, हर लेवल के ऊपर हर सेक्टर को लेना होगा। फिर आवाम को भी अपने रवैये, जब तक हम सब खुद अपने रवैये में तब्दीली नहीं लाएंगे, किसी चीज को रोक नहीं सकते। तो इसलिए हमको समझना चाहिए कि ये है कि कोविड एग्जिस्ट करता है, ये कोई ऐसी कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, कुछ नहीं है। और उसके हिसाब से अपने आप को हमको उसके लिए तब्दील करना होगा, हमको इसके साथ जीना सीखना होगा।
अपनी जो SOPs है उस पर अमल करना होगा, अपनी जो गैदरिंग, ये सारी चीजें जब ऐसा वक्त आएगा जब ये खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह सब चीजें नॉर्मल पे आ जाएंगी। ठीक है डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हुकूमत पर उन्होंने तनकीद की है कि हुकूमत वैक्सीन की फराहमी में नाकाम दिखाई दे रही है। आप क्या समझते हैं, अगर सूरत हाल यही रही तो आने वाले दिनों में हम क्या देखेंगे? कोरोना केसेस में मजीद इजाफा हो सकता है? बिल्कुल हो भी रहा है, आप देख ही रही हैं कि इजाफा हो रहा है। इसलिए हम सबको इसकी जो है ना एहतियाती तदाबीर के ऊपर बहुत अमल करना होगा और हुकूमत को भी कुछ सख्त फैसले करने होंगे। आज NCOC का मीटिंग है और उसमें अंदर होपफुली और वो सारा डेटा एनालाइज करते हैं, वहाँ लोग बैठे हुए हैं जो कि इनका काम ही यही है, उनके पास हर तरह से डेटा आता है, उसकी ट्रेंड्स को देख के उसके ऊपर फैसला करेंगे जो कि यकीनन जो उन सब की हम सब की ख्वाहिश यही है और वहाँ पर भी यही ख्वाहिश होगी कि ये फैले नहीं। और अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा, हमने देखा है कि जो थर्ड वेव है उसमें जो बरतानवी वेरिएंट है वो काफी असरअंदाज हो रहा है, जिसकी वजह से केसेस में इजाफा हो रहा है। एक तो हमें बताइएगा डिफरेंस क्या है इस वेरिएंट में और इससे पहले जो कोरोना पाकिस्तान में मौजूद था? देखिए, ये जो कोरोना जो वेरिएंट UK वेरिएंट है और अभी तो शुक्र है कि वही है। एक अभी आपने देखा कि कुछ जो है ना एक पाबंदियां लगाई हैं, कुछ ममालिक को दाखिल कर दिया कि जिनमें से फ्लाइट्स को बंद कर दी गई हैं और कुछ को कैटेगरी C में रखा गया है, A B C बना दिए गए हैं। ये वेरिएंट जो है ना जो UK वेरिएंट है ना, एक इसके अलावा एक साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है और एक ब्राजीलियन वेरिएंट है। ये तो UK वाला आ रहा है जिसके ऊपर जिसकी वजह से ये फैला है और इसमें ये है कि ये जो है ना ये बहुत तेजी से फैलता है। पहला वेरिएंट था जो चाइनीज था, उसके मुकाबले में ये 70 से 75% ज्यादा तेजी से फैलता है। तो वो हल वही है कि जी हमको सबको SOPs पे अमल करना होगा, उसके अलावा कोई और चारा नहीं है। और जो वैक्सीन लग रही हैं उसके ऊपर वैक्सीन जो है ना लोगों के अंदर ये इबाम भी है। देखें, मैं इन सबसे कहता हूँ कि खुदारा ये सोशल मीडिया को देखना बंद और बिला सोचे समझे किसी चीज को फॉरवर्ड ना करें जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी ना हो। इसलिए जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार करें और हर एक में करना है, चाहे वो रिलीजियस लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, अवाम है, मीडिया है, सबको अपना रोल अदा करेंगे और तो तब ये में आएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी फरमाइएगा कि इस बात में कितनी सदाकत है कि ये जो UK वेरिएंट है ये बहुत तेजी से फैलता है लेकिन ये जानलेवा नहीं है, और साथ साथ अभी जो ये तीसरी वेव है वायरस की, इसका जो इन्फेक्शन है इसके सिम्टम्स भी कुछ तब्दील हुए हैं, उस बारे में भी नाज़रीन को बताइएगा। देखिए, एक तो ये है कि ये सिर्फ ये नहीं कि ये तेजी से फैलता है, ये मौलिक भी है। इसमें मौलिक इस तरह की सीवियर डिजीज करता है डेफिनेटली इसके अंदर। तो वो हमको ये समझना चाहिए कि इसकी वो भी ज्यादा है, इसलिए एहतियात ही इसकी जरूरी है। और वेरिएंट जो है ना वेरिएंट्स हो सकती है और ये क्योंकि RNA वायरस का ये वो तरीक़ाकार ये होता है कि वो अपनी हैत तब्दील करता रहता है, अपनी हैसियत को तब्दील करता रहता है। ये वैसे ही है ना कि जब आप अपनी स्ट्रेटजी चेंज करते हैं, एक जंग है ना, ये जंग है दिफाई निज़ाम इंसानियत और बैक्टीरिया के दरमियान, तो वो अपने आप को मुख्तलिफ शक्ल बदल के आता है ताकि जो दिफाई निज़ाम उसके ऊपर अटैक ना कर सके। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और बात आपसे पूछना चाहूंगा इसी हवाले से, इसी वेरिएंट के हवाले से, क्या ये जो वैक्सीन हम लगा रहे हैं पाकिस्तान में खास तौर पर, क्या वो इस वेरिएंट पर भी पुरअसर है? और दूसरा, जो वैक्सीन मजमूई तौर पर दुनिया में मौजूद हैं, जिस तरह की आपने बताया कि हैयत तब्दील कर रहा है ये वायरस, क्या जैसे जैसे ये वायरस हैयत तब्दील कर रहा है वैक्सीन भी क्या पुरअसर रहेगी? देखिए, अभी तक तो जो बात आ रही है UK वेरिएंट के ऊपर, UK वालों ने भी इसके ऊपर अपना बात की थी कि ये वैक्सीन सारे जो है ना वो इसके ऊपर असर कर रहे हैं। लेकिन आइंदा के लिए अभी कबल अज़ वक्त होगा कि क्या कहा जाए ये। लेकिन जैसे दूसरे फ्लू होते थे वो उनके लिए चेंज होता था कि वो नहीं असर कर सकते थे, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी फरमाइएगा कि ये जो ये भी कहा जा रहा है कि ये बच्चों को भी अच्छी खासी मिकदार में मुतासिर कर रहा है और बच्चे भी रिपोर्ट हुए हैं कि वो कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं, अस्पतालों में भी इस तरह के केसेस सामने आए हैं। तो ये बताइएगा कि बच्चों को कैसे महफूज बनाया जा सकता है? देखिए, बच्चों में भी ये डेफिनेटली बच्चों में असरात आए हैं इसके, और वो वही है कि वही एहतियाती तदाबीर उनको भी करना होगा। और इसके लिए जो है ना रोल मॉडल्स को जो है ना, बड़ों को जो है ना, जब देखें कि अगर आपके वालिदैन
जो है ना वो नहीं कर रहे होंगे तो बच्चे तो उन्हीं को फॉलो करते हैं। जिस घर में जो है ना जो वालिदैन करते हैं उनको बच्चे रेप्लिकेट करते हैं। अगर वालिदैन मास्क पहनेंगे और ये सारी चीजें एहतियात करेंगे बच्चे ज्यादा करते हैं, और बच्चे फिर जो है ना एक दफा वो शुरू कर देते हैं तो वो माँ बाप को टोकते हैं कि ये आपने मास्क नहीं पहना, आपने ये करना। इसलिए रोल मॉडल बन के, और जब भी हम मीडिया पे भी आए तो हम इस तरह आए कि जैसे लगे कि हम लोग भी वही चीज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कॉल और फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। ठीक, डॉक्टर साहब एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा। इससे पहले जितनी रिसर्च हुई थी उसके बाद कहा जा रहा था कि हर्ड इम्यूनिटी की जानिब हम बढ़ेंगे और इससे ये वायरस खत्म होगा, लेकिन अब गुज़श्ता रोज में एक आर्टिकल पढ़ रहा था उसमें इसको भी खत्म किया गया था। इसमें भी इस बात की भी नफी की गई थी कि हर्ड इम्यूनिटी की जानिब हम लोग नहीं जा सकते। इसमें किस हद तक सदाकत है? क्या हर्ड इम्यूनिटी इसका इलाज नहीं है? हर्ड इम्यूनिटी जो है ना वो उसी वक्त होगी जब आपकी 75% कौम जो है ना वो वैक्सीनेट हो जाएगी। क्योंकि ना ये वैक्सीनेशन से जो है ना ये, क्योंकि जो आपको जो इन्फेक्शन होता है उसके बाद जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो जेनेरिक टाइप की होती है, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज नहीं होती। ये वैक्सीन जो होते हैं ना ये जो वो प्रोड्यूस कराती है एंटीबॉडीज जो कि न्यूट्रलाइजिंग होती हैं, जो कि इसके ऊपर इफेक्ट करती हैं, इसको किल करती हैं। तो इसलिए वैक्सीनेशन के ऊपर जो भी जितना तेजी से काम हो किया से होना चाहिए, ताकि जल्द अज जल्द हम लोग, जैसे अब यूके ने अपनी 50% तकरीबन आबादी को वैक्सीनेट कर दिया है, आपने देख लिया वहाँ केसेस कम होना शुरू हो गए हैं। तो इसी तरीके से हमको भी और मल्टीपल लोगों को, मतलब गवर्नमेंट को प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत करना पड़ेगा, प्राइवेटली अलाउ करना पड़ेगा, ताकि हर एंगल से आपको, अभी पहली दफा तो ये अच्छी बात है कि उन्होंने कोई रेट फिक्स कर दिए हैं और प्राइवेटली भी अब अवेलेबल हो जाएगी। तो हम सबको, सोशल सेक्टर को, फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस को और गवर्नमेंट को मिलके, क्योंकि अकेला कोई भी सेक्टर इसको जंग को जीतना, ये वैक्सीनेशन को फास्ट ट्रैक पर नहीं कर सकता, जबकि हम सबको मिलके करना होगा इसके ऊपर। ठीक है डॉक्टर साहब, सिम्टम्स के हवाले से आपसे जानना चाहेंगे। सिम्टम्स एक बार फिर से बता दीजिएगा कि इस वक्त कौन से सिम्टम्स हैं जिस पर मरीज को चाहिए कि वो जाकर अपना कोरोना टेस्ट करवा ले, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि सिम्टम्स भी चेंज हुए हैं इस वायरस के। अब देखें इसमें थोड़ा सा डायरिया वाला एलिमेंट ज्यादा आ गया है इस वाले में, लेकिन वैसे ही वही कि गले में खराश होना, बुखार होना, खांसी होना और ये डायरिया का एलिमेंट, और वो जो सेंस ऑफ स्मेल वगैरह वो पहले में ज्यादा थी, इसमें इतना नहीं है। लेकिन ये है कि ये चीजें, डायरिया का एलिमेंट ज्यादा बढ़ गया इसके अंदर, तो इस वक्त, और जिस्म का टूटना, कमजोरी, बहुत बेइंतहा कमजोरी, मतलब ज्यादा, और फीवर का ज्यादा लंबा चलना, और वो उसके लिए ये सिम्टम्स हैं, इसके ऊपर अपना टेस्ट करा लेना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर टेस्ट बंदा करवाता है और उसका पॉजिटिव आ जाता है, उसके बाद क्या किसी भी बंदे का रद्द-ए-अमल होना चाहिए? क्या डायरेक्ट अस्पताल ही जाना चाहिए, या फिर आप घर में भी क्वारंटाइन खुद को कर लें तो कोई ऐसी गलत बात नहीं है? ये देखें, बहुत सारी चीजें जो है ना, अभी भी ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको सिम्टम्स बहुत ज्यादा नहीं है और माइल्ड किस्म के सिम्टम्स है, तो क्वारंटाइन करके घर पे रह के और डॉक्टर से मशवरा करके और अपनी जो भी ट्रीटमेंट है वो शुरू करे। और कुछ एलिमेंट्स ऐसी होती हैं जैसे कि खांसी में बढ़ना, आपकी ये ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है ना वो, उसका जो है ना वो गिरना शुरू हो जाए, 92 से नीचे आना शुरू हो जाए, तो वो तब जाके। और अब मैं देख भी रहा हूँ कि लोगों की लर्निंग भी हो गई है, मेजॉरिटी अब घरों पे ट्रीट हो रही है। हॉस्पिटल में अभी तक, मतलब कराची के हॉस्पिटल्स में वो इतना लोड नहीं आया, मैं क्योंकि सारे मॉनिटर कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो हॉस्पिटल्स की अभी जो है ना ऑक्यूपेंसी के ऊपर इतना फर्क नहीं पड़ा। पॉजिटिविटी गो के बड़ी है, लेकिन अगर आप देखें तो ज्यादातर पंजाब में जो है ना नंबर्स बढ़ते हैं ज्यादा, मतलब 3,500 कल 24 घंटे में थे, जिसमें से मेरा ख्याल 295 जो है ना वो सिंध में थे, तो वो उस हिसाब से। लेकिन पॉजिटिविटी जो है ना 3% से अपने 4-4.5 पे आई है, लेकिन अगर वहाँ का ओवरऑल कंट्री का देख लें तो 9 पॉइंट कुछ हो गई है। अगर लाहौर को अकेले देखें तो लाहौर इज अबाउट 17%। तो इसलिए हमको जो फैसले ये लोग सब लोग एनालाइज कर रहे हैं, इसको पूरा एनालाइज करके कि कहाँ पर क्या है, उसके इनको फैसले करने हों। देखिए, ये आप अक्रॉस द बोर्ड नहीं कर सकते कि पूरे मुल्क को बंद कर दें। आपको वो हॉट स्पॉट्स देखने हैं, उसको भी फर्दर डाइसेक्ट करना है कि कौन सा एरिया है, ताकि ये करें, ताकि वो जो भी है ना, एक ये एलिमेंट भी हम गरीब मुल्क हैं, हमको ये भी सोचना होगा कि ये कैसे दोनों बैलेंस ऐसा हो कि कल को जो है ना लोग भूख वगैरह में लोगों की ये रोजगार भी चलता रहे, लेकिन
not at the risk of spreading the disease. ठीक है, इस बीमारी का हल लॉकडाउन नहीं है बल्कि आवाम को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। डॉक्टर बारी हमारे साथ मौजूद थे, आपने हमसे बात की, बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, वजीर आजम और खातून अव्वल के मोहलिक वबा में मुब्तला होने की खबर ने सबको फिक्रमंद कर दिया। वजीर आजम और बुशरा बीबी की सेहतयाबी के लिए अवाम दुआगो हैं। वजीर आजम ने अवाम की जानिब से नेक ख्वाहिशात पर शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम इमरान खान के करीबी साथियों के कोरोना टेस्ट जारी हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। वजीर आजम की बीमारी और यौम पाकिस्तान की छुट्टी के बायस आइंदा हफ्ते होने वाला काबीना इजलास का फैसला ताहाल नहीं किया जा सका। आपको इस खबर के हवाले से आगाह कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान और खातून अव्वल की मोहलिक वबा में मुब्तला होने की खबर के बाद सबको फिक्र हो गई है और वज़ीर आज़म इमरान खान और खातून अव्वल के लिए सेहतियाबी की दुआ अवाम की जानिब से की जा रही है, जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने अवाम का शुक्रिया भी अदा किया है। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के जो करीबी साथी हैं, उनकी जो टीम है, उनके भी कोरोना टेस्ट किए जाने का सिलसिला जारी है। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कोरोना टेस्ट किया गया जो कि मनफी आया है। ताहम आपको ये भी बताएं कि काबीना का इजलास होना था, यौम पाकिस्तान की छुट्टी और वज़ीर आज़म की बीमारी की वजह से वो इजलास कब होगा इस बारे में अब तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान और खातून अव्वल बुशरा बीबी जल्द सेहतियाब हो जाएं। सियासत से लेकर खेल तक और खेल से लेकर शोबिस तक खैर ख्वाही के पैगामात की भरमार। वज़ीर आज़म और खातून अव्वल की जल्द सेहतियाबी के लिए अवाम दुआ को। कोरोना में मुब्तला वज़ीर आज़म इमरान खान का सोशल मीडिया पर पैगाम। वज़ीर आज़म ने अवाम की जानिब से नेक ख्वाहिशात पर शुक्रिया अदा किया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान के करीबी साथियों के कोरोना टेस्ट करने का अमल जारी है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। फवाद चौधरी का अपने ट्वीट में कहना था, अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर नतीजा मनफी आया। खुदा सबको अपनी हिफाजत में रखे। पाकिस्तान के अवाम अपने महबूब लीडर की सेहत के लिए दुआ गो है। अल्लाह ताला उन्हें जल्द सेहतियाब करे। वज़ीर आज़म की बीमारी और यौम पाकिस्तान की छुट्टी के बायस आइंदा हफ्ते वफाकी काबीना का इजलास होगा या नहीं, इसका फैसला ताहाल न हो सका। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ताहाल काबीना इजलास तलब नहीं किया। इजलास बुलाने की सूरत में वज़ीर आज़म वीडियो लिंक के जरिए सदारत करेंगे। और सियासत के मैदान में क्या कुछ हो रहा है इस पर भी बात कर लेते हैं। नैब जरूर जाऊंगी, फिक्र ना करो, मेरे साथ नैब चलकर बता दो, जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। मरियम नवाज की ललकार। कहा, नैब को बयानात जांचने का ठेका किसने दिया? मरियम डरती नहीं, डेथ सेल में भी अकेले रहकर आई है। इज्जत और मौत नैब के हाथ में है, ना इमरान खान के हाथ में। हमारे लीडर को कोई गाली देगा, जूता मारेगा तो मुंह तोड़ देंगे। कुर्बानियां बहुत दे चुके, अब हिसाब लेने का वक्त आ गया है। मौलाना फजलुर रहमान भी मरियम नवाज के हमनवा मजामत का इशारा दे दिया। कहा, 26 मार्च को मरियम नवाज की पेशी पर पीडीएम की तमाम जमातों के लाखों कारकुनान उनके साथ जाएंगे। मरियम नवाज की तलबी ने नैब को बेनकाब कर दिया। पीडीएम मुत्तहिद है, हमें मिलकर सफर करना है। नैब को बयानात जांचने का ठेका किसने दिया है? नैब जो अब बयानात का चौकीदार बन के बैठा है, मैं उसको ये बता देना चाहती हूँ कि मरियम नवाज शरीफ कैद से डरती नहीं है। डेथ सेल के अंदर रह के आई अकेली। इज्जत और जिल्लत, जिंदगी और मौत ना नैब के हाथ में, ना इमरान खान के हाथ में। नवाज शरीफ के बारे में कोई बात अगर करेगा, हम उसकी जबान खींच लेंगे। जितनी कुर्बानियां देनी थी दे चुकी, अब कुर्बानियां देने का नहीं, अब हिसाब लेने का वक्त आ गया। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा को नेब में तलब किया गया है। इनकी पेशी के जो वजूह बताए गए हैं, इसने नेब को बेनकाब कर दिया है। 26 मार्च को जब मरियम नवाज साहिबा पेश होंगी तो पीडीएम के तमाम पार्टियों के कारकुन मौजूद होंगे, हमारी अपनी पार्टी के कारकुन मौजूद होंगे। हजारों से नहीं लाखों तक इंशाअल्लाह अज़ीज कारकुन उसमें आएंगे और पीडीएम की क़ियादत भी, शख्सियात का तयन हम बाद में करेंगे, लेकिन हम उनके साथ इंशाअल्लाह अज़ीज शाना बशाना होंगे। पीडीएम अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहिद भी है, हमने मिलकर सफर करना है। ये बात अपनी जगह पर है कि अब पीडीएम की 9 जमातें जो एक सोच रखती हैं, हम यही पीपल्स पार्टी से कहेंगे कि वो 9 जमातों की राय का एहतराम करें। इसी बारे में बात करेंगे। नून लीग के सीनियर रहनुमा सिद्दीकुल फारूक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सिद्दीक साहब, ये फरमाइएगा कि मरियम नवाज एक बार फिर नैब में पेश होने जा रही हैं और उनकी जानिब से ये ऐलान कर दिया गया है कि कारकुनान उनके साथ जाएंगे। गुज़िश्ता पेशी को अगर याद किया जाए तो क्या कहेंगे आप, ये पेशी पुरअमन होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, हम लोग बिल्कुल पुरअमन लोग हैं।
आइन और जमहूरियत के लिए ही जिद्दोजहद कर रहे हैं। अगर पुलिस और वो लोग तकम पेल न करें या मारपीट न करें तो मरियम नवाज साहिबा समेत PDM की सारी लीडरशिप बिल्कुल पुरअमन तौर पर वहाँ जाएगी। एक बात ये ज़रूर है कि नैब का इदारा अब सियासी बयान उन्होंने देने शुरू कर दिए। वैसे तो ये सारे मुकदमात ही सियासी हैं, लेकिन जब अब सियासी बयान दें कि जी मरियम नवाज सियासी बयान दे रही है इसलिए जमानत कैंसिल की जाए, और जाहिर है फिर इसी बुनियाद पर ये पेशियां भी आप जो है वो उन पर भी बुलाएं, तो फिर एक पुरअमन एहतजाज हाजिरी के साथ हमारा हक बनता है। हम हाजिरी से इनकार नहीं कर रहे। ठीक। सदीकुल फारूक साहब, जब PDM की बात की जाती है तो क्या उसमें अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी गिना जाए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी क्या मरियम नवाज की पेशी के मौके पर हमनवा होगी? रहमान साहब की आवाज आपने सुना दी है कि 9 पार्टियां, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए हमारी नेक ख्वाहिशात हैं। वो अगर साथ आए तो अच्छी बात है, नहीं आती तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो कहा है कि 9 पार्टियों का PDM में 9 पार्टियों ने जो अपनी राय दी है, तो अक्सरियत, बल्कि ये गालिब अक्सरियत है, उसका पीपल्स पार्टी को एहतराम करना चाहिए। ठीक है सिद्दीक साहब, ये बताइएगा कि अब 9 पार्टियों की जब बात की जा रही है कि सिर्फ 9 पार्टियों का इत्तेहाद रह जाएगा अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतालबात नहीं मानती जो कि PDM के हैं, तो आप क्या समझते हैं कि PDM को इससे नुकसान नहीं होगा? देखिए, आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है सिर्फ 9 पार्टियां। अगर तो कुछ सिर्फ 1-2 पार्टियां होती तो फिर आप सिर्फ कह सकती हैं। ये 9 पार्टियां जो है ये 90% अक्सरियत है, 10 में से 9। तो हम ये समझते हैं कि थोड़ा बहुत सिंध में चूंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी है और सिंध में पीपल्स पार्टी का असर रसूख और अक्सरियत भी, वहाँ अगर PDM प्रोग्राम को करेगी तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, वरना वहाँ मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी भी, बाकी पार्टियों का भी असर रसूख है, खुद मुस्लिम लीग नून भी वहाँ तो फिर जो है वो ताकत पकड़ गई है। लेकिन एक यानी आप यूँ समझ लीजिए कि तासुर ये मिलेगा कि जी एक पार्टी, एक बड़ी पार्टी वो पीछे हट गई है। अब देखते हैं कि पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर PDM को छोड़ती है या वो अपनी पीपल्स पार्टी अपना PDM के साथ जो ताल्लुकात हैं उन्हें मुअत्तल करती है। देखना है। ठीक सिद्दीक साहब, आपने बोल टेलीविजन को वक्त दिया, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।